नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोगों ने इन्वायरमेंट में कपास की फसल के ऊपर इसके पहले एक लेक्चर देखा था। अभी उसी पे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कि कपास की फसल में आगे क्या होता है। तो हमने इसके पहले यहाँ तक देखा था कि ये कपास का फल में क्या क्या है, किस में कैसी कैसी होती हैं, निम्न प्रकार के हैं। कुछ कपास की फसलें यहाँ पर सुजाता, महालक्ष्मी, मिलन 23, AK277 ये करके मैंने पढ़ा था। आगे देखते हैं यहाँ से क्या है कि कपास के फसल में आगे क्या कह रहा है कि यह मुख्यतः सेल्यूलोज का एक प्रमुख स्रोत है। इसे सेल्यूलोज उपयोग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कपास के रेशों से सूती वस्त्र, अमिश्रित वस्त्र, होजरी के सामान का निर्माण किया जाता है। मैं ये देखना चाहता हूँ कहीं यही तो नहीं जो ऊपर पढ़ा था हमने। हाँ नहीं, रिपीट नहीं है, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि सेल्यूलोज का एक प्रमुख स्रोत है, ठीक है। होजरी के सामान का निर्माण किया जाता है। कपास के रेशों से कंबल, रस्सी, दरिया, फर्श, टायर के निर्माण में उपयोग किया जाता है, ठीक। कपास के रेशे भराव के रेशे के रूप में उपयोग किए जाते हैं, अर्थात रजाई के रूप में भी उपयोग किया जाता है इसका, ठीक है। रजाई, गद्दा, तकिया आदि को भरने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कपास के रेशे अवशोषक रुई निर्मित कराने हेतु तथा पट्टियों के निर्माण के लिए भी उपयोग किया जाता है इसका, ठीक है। आगे कह रहा है कपास के बीज से अर्धशुष्क प्रकार का तेल प्राप्त किया जाता है, जिसे खाद्य तेल के रूप में उपयोग किया जाता है। नोट, अगर हम बात करें कपास से प्राप्त रेशों की गुणवत्ता, उसकी चमक, रंग, ओटन परसेंट, निपटना, ऐठना या लंबाई समर्थ पर निर्भर करता है। स्टेम बी ब्रश की बात करें हम, स्टेम बी ब्रश की बात करते हैं। जूट मेस्टा, सन गंजा और सिसिल गांजा आपका, ये सब इसमें आता है। आगे मसाले और स्वाद सामग्री की हम बात करें तो फसल पौधों के उत्पादों का उपयोग स्वाद और कुछ समय तक ताज़ा संरक्षित भोजन को रखने के लिए किया जाता है, जैसे अदरक, लहसुन, मिर्च, जीरा, प्याज, धनिया, इलायची, काली मिर्ची, हल्दी इत्यादि इसमें है, ठीक है। औषधीय सुगंधित फसलें, औषधीय पौधों में सिकोना, इस बगली, अफीम, पोस्ता, सेत्रा, बेलाडोना, राउफ्लेरा, आयोकोरिस, ये सब कुछ इसके नाम हैं। सुगंधित पौधे जैसे लेमन ग्रास, इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी में भी आया है, यूपीपीसीएस में भी आया है यहाँ से क्वेश्चन। साइट्रोनेला ग्रास, पल्मोर्स, जापानी पुदीना, गुलाब, चमेली, मेहंदी, ये क्या है? मसाले और स्वाद सामग्री हैं आपकी, ठीक है। आगे कह रहा है बीज पत्र की संख्या पर आधारित वर्गीकरण। एक बीज पत्री मोनोकाटिलडंट, उदाहरण के लिए भी सभी अनाज। द्विबीज पत्री या डाइकटिलेडोन्स, उदाहरण के लिए सभी फलियां, दालें, लगभग सभी पेड़। यहाँ से यूपीपीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और अक्सर यूपीपीसीएस यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर से देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको। बीज पत्र की संख्या पर आधारित वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो देखिए, एक बीज पत्री या काटिलन, ठीक, उदाहरण के लिए सभी अनाज, ठीक। आगे कह रहा है द्विबीजपत्री या डाइकटिलेडोनस, उदाहरण के लिए सभी फलियां, दालें, लगभग सभी पेड़ इसमें शामिल हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि वनस्पति बीजारोपण के लिए आवश्यक फोटो पीरियडो की लंबाई के आधार पर वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो अधिकांश पौधे दिन और रात की सापेक्ष लंबाई से प्रभावित होते हैं। जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उनकी स्थिति कुछ दूसरी होगी, और सूर्य की किरणें जब बंद हो जाती हैं, मतलब कि अंधेरा होगा, शाम होगी, तब उनकी जो स्थिति होगी वो कुछ दूसरी होगी। तो वही कह रहा है कि अधिकांश पौधे दिन और रात के सापेक्ष लंबाई से प्रभावित होते हैं, और विशेष रूप से वनस्पतिक बीजारोपण के लिए आवश्यक फोटो पीरियड की लंबाई के आधार पर फोटोपीरियोडोजम के रूप में जाना जाता है।
लघु दिवसीय पौधे क्या होते हैं? कुछ छोटे समय के लिए कोई पौधा हो, लघु दिवसीय पौधा कहलाता है। वनस्पतिक बीजारोपण तब होता है जब दिन की अवधि कम होती है, जैसे चावल, ज्वार, हरा चना, काला चना। आपको पता है 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, और उसी दिन के पहले अगर हम बात करें तो धान की कटाई हो रही होती है, जो कि खरीफ की फसल में आता है। तो आप सोच सकते हैं कि जब दिन छोटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है सूर्य की रोशनी कम प्राप्त करेगा। तो उसी की बात कर रहे हैं लघु दिवसीय पौधे। वो कौन होते हैं? खरीफ की फसल के पौधे होते हैं। दीर्घ दिवसीय पौधे वो रबी फसल के पौधे होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सूर्य की रोशनी दिन का बड़ा होना 21 दिसंबर के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो वनस्पतिक बीजारोपण के लिए 10 घंटे से अधिक लंबे दिनों वाली आवश्यकता होती है। गेहूं, जौ इसमें आते हैं, जो कि रबी फसल के पौधे हैं। आगे दिवसा अवधि या तटस्थ पौधे की बात करें, इन पौधों के लिए चरण परिवर्तन के फोटो पीरियड का अधिक प्रभाव नहीं होता, जैसे कपास, सूरजमुखी आदि आते हैं जो मार्च से जून के बीच में होते हैं। आगे देख लेते हैं शून्य जुताई, कोई जुताई नहीं। इसमें नई फसलों को पिछले फसल के अवशेषों में बिना किसी पूर्व मिट्टी जुताई सीड बेड की तैयारी लगाया जाता है, और यह तब संभव होता है जब सभी खरपतवारों को, शाकनाशियों को उपयोग से नियंत्रित किया जाता है। ठीक, शून्य जुताई के फायदे क्या हो सकते हैं? एडवांटेज ऑफ जीरो टेलिजेस। शून्य जुताई वाली मिट्टी संरचना में समरूपी होती है, इसमें कचुओं की संख्या अधिक होती है, इसमें कम खनिजीकरण के कारण कार्बनिक पदार्थ सामग्री बढ़ जाती है, गीली घास की उपस्थिति के कारण सतही अपवाह कम हो जाता है। ठीक है, नुकसान की बात करें तो शून्य जुताई में मैटर की खनिजीकरण के लिए अधिक मात्रा में नाइट्रोजन लगाना पड़ता है। बारहमासी घास एक समस्या हो सकती है। वॉलंटियर पौधों की उच्च संख्या और कीटों का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया है यूपीएससी में। ठीक है, यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, और संचय गहनता की बात करें, क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है? तो प्रतिवर्ष भूमि के टुकड़े में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या है ये। पंजाब और तमिलनाडु, दो फैक्ट की बात हम करने जा रहे हैं, में संचय गहनता 100% से अधिक यानी 140 से 145% के आसपास है, और राजस्थान में संचय गहनता बहुत कम होती है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक, संचय प्रतिरूपण क्या होता है? आगे देख लेते हैं हम लोग किसके लिए हम बात कर रहे हैं। ये क्या है? क्रॉपिंग क्या होता है? हम लोग इंग्लिश में ही बोलेंगे क्रॉपिंग, क्रॉप लगाना। ठीक है, खेती करना, लगाना वही है। ठीक है, क्रॉपिंग की बात करें, क्रॉपिंग पैटर्न कैसा होता है? दिए गए क्षेत्र पर फसलों और प्रति वार्षिक अनुक्रम और स्थानिक व्यवस्था को फसल पैटर्न कहा जाता है। बहुसंचय प्रणाली की बात करें, मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करें, तो एक ही साल में बहुत प्रकार की खेती की जाए, इसमें भूमि के एक टुकड़े में व्यवस्थित क्रम में एक वर्ष में 2 से अधिक फसलों को उगाना ही मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम का या पैटर्न कहा जा सकता है। इसे गहन फसल के रूप में भी जाना जाता है। उत्पादन अधिक होता है या तभी संभव है जब सुनिश्चित संसाधन, भूमि, श्रम पूंजी और पानी उपलब्ध हो। मोनोकल्चर की बात करें, एक ही भूमि में एक ही मात्रा फसल का दोहराव। मोनोक्रॉपिंग की बात करें तो किसी वर्ष या मौसम के बाद लगातार एक ही फसल के उत्पादन को मोनोक्रॉपिंग कहा जाता है। सोल क्रॉपिंग क्या होता है? सामान्य घनत्व को अकेले उगाई जाने वाली एक फसल या किस्म है। रिले क्रॉपिंग की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है रिले क्रॉपिंग पे, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पिछली फसल से तुरंत पहले अगली फसल की परिपक्वता चरण या बुवाई में भाग लेती है, तो इसी को हम क्या कहा जाता है? रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। जब पिछली फसल, जो पहली फसल थी, वह खड़ी फसल से तुरंत पहले अगली फसल की परिपक्वता चढ़ाई या बुआई में भाग लेती है, तो अगली फसल को उगाया जाता है। जैसे धान, ल्यूसर्न, चावल, फूल गोभी, प्याज, गर्मियों में लौकी, ये सब इसमें आते हैं। आगे बेस क्रॉपिंग की बात करें तो एक प्राथमिक फसल है जिसकी एक इंटरक्रॉपिंग स्थिति में अपनी इष्टतम एक मात्रा फसल आबादी में बुआई की जाती है। इंटरक्रॉपिंग की अगर हम बात करें, यह अतिरिक्त पैदावार प्राप्त करने के दृश्य के आधार पर फसल की पंक्तियों के बीच में लगाई गई दूसरी फसल है।
यह मुख्य फसल की पैदावार में कोई प्रभाव नहीं डालती है। उदाहरण की बात करें तो मक्का, लोबिया, ज्वार, लाल चना, मूंगफली, लाल चना, आलू, सरसों, गेहूं इसमें आते हैं। और ये अगर हम बात करें सिनर्जेटिक क्रॉपिंग की बात करें तो दोनों फसलों की पैदावार यूनिट क्षेत्र के आधार पर उनकी शुद्ध फसलों की तुलना में अधिक होती है। आगे इसमें उदाहरण क्या क्या है, गन्ना है, आलू है। मिश्रित फसल की अगर हम बात करें तो एक साथ पंक्ति व्यवस्था में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना फसल के रूप को मिश्रित फसल रूप के रूप में जाना जाता है। यह भारत में अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में एक आम प्रथा है, ठीक है। और मिश्रित फसलों के बीज कुछ अनुपात में मिश्रित होते हैं और बोए जाते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो फसल विफलताओं से बचने के लिए और न्यूनतम पैदावार हेतु ज्वार, बाजरा, लोबिया को वर्षा की स्थिति में मिश्रित और प्रसारित किया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ड्राई लैंड खेती की बात करें तो फसल उत्पादन का अभ्यास पूरी तरह से वर्ष और मिट्टी की संरक्षण नमी के आधार पर होता है। यह ऐसे क्षेत्रों में प्रचलित है जहां वार्षिक वर्षा 750 mm से कम है। अनियमित वितरण या मानसून की विफलता के कारण फसलों को अवसर नमी के तनाव का सामना करना पड़ सकता है। वर्षा आधारित कृषि की बात करें तो जिन क्षेत्रों में वर्ष 70 मिलीमीटर यानी सुनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्र से अधिक है वहाँ फसल उत्पादन अच्छा होता है। यह नमी का तनाव कम होगा, मृदा संरक्षण को अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है। आगे क्या है देखते हैं, इसमें कृषि में ही आगे क्या है, पौधे क्या होते हैं, पौधों को लेकर है। उसके बाद पौधों के पोषक तत्व क्या होते हैं, उसके बाद हम पोषक तत्व के कार्य क्या होते हैं, इनको हम लोग एक ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। पढ़ तो हमने ऊपर ही कृषि ली है लेकिन इसमें कुछ दूसरा टाइप है, कुछ दूसरे प्रकार की चीज़ें हैं। पौधे क्या होते हैं कृषि में ही, पौधों का कार्य क्या होता है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके मतलब कि इम्पोर्टेंट कुछ पौधों के पोषक तत्व होते हैं उनको भी हम लोग अच्छे से जानेंगे वहाँ पर, ठीक है। लेकिन जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, साथ बनाए रखिए।